So boys and girls, we are revising the chapter French Revolution. अपन इस टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अपन एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे, तो अपना कंसंट्रेशन स्क्रीन पर रखना। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। बट उस पर आने से पहले अपन बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। कोई भी चेंज आने को अपन क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन आना। तो जब रिवॉल्यूशन आता है, कोई चेंज आता है, तो उसके आने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूं कि तुम्हें पता है कि जीएसटी एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 2016, तो एक चेंज आया था इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, जिसका नाम था जीएसटी एक्ट। तो ये भी एक चेंज था, ये भी एक रिवॉल्यूशन था जो कि टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आया। बट चेंजेस आने के कई सारे तरीके होते हैं। हिस्ट्री के अंदर जब अपन रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं तो दे आर मोस्टली इंटरलिंक्ड विद वॉर्स। तो हमको लगता है कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, वॉर। बट एक्चुअल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस आना। अब चेंजेस कैसे भी आ सकता है। अब हो सकता है मेरी किसी इंसान से बनती नहीं हो और मेरे को पता है कि चेंज लाना है, उसका एक ही एक तरीका हो सकता है, दैट इज वॉर। तो सेम सिचुएशन हुई थी फ्रांस के अंदर, कि फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, वहां का गवर्नमेंट किस तरीके से चेंज हुआ। तुमको पता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है, 3। कौन कौन सी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की सिस्टम। पुराने जमाने में कैसा था, मोनार्की सिस्टम। तो अब जो चेंज आएगा, इट विल बी फ्रॉम मोनार्की टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, या हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब बात करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था। तो तुम्हें डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 1789 इन द सिटी ऑफ पेरिस। अब क्या हुआ था कि ऐसा एक रूमर उड़ गए थे कि जो किंग है उसने ओपन फायर करने के लिए बोल दिया सिटीजन के ऊपर। ओपन फायर का मतलब जो दिखे उसके ऊपर गोली चला दो। तो अब इसके अगेंस्ट में पीपल ने क्या करा था, सीधा बेस्टाइल पर हमला कर दिया था। अब अपने मन में सवाल आता है, सर ये बेस्टाइल क्या है। बेस्टाइल का मतलब जेल, प्रिजन। एंड दिस बेस्टाइल स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। मतलब किंग की अनकंट्रोलेबल पावर को कौन दर्शा रहा है, बेस्टाइल। आज मैं राजा हूं, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, मेरे को जो पसंद नहीं आएगा मैं उसको जेल के अंदर डाल दूंगा। और वो जेल कौन सी, बेस्टाइल। तो एक रूमर उड़ी, एक अफवाह उड़ी कि लोगों पे ओपन फायर करने के लिए किंग ने बोल दिया, और पीपल ने कैसे रिएक्ट करा, बाय अटैकिंग ऑन द बेस्टाइल। वहां के जितने भी प्रिजनर्स थे उनको इन लोगों ने क्या करा, रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है तुम्हें, बाय बेस्टाइल इज हेटेड फॉर ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, मतलब अनकंट्रोलेबल पावर। अब जब बेस्टाइल पर हमला कर दिया, उसको पूरा तहस नहस कर दिया, तो उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़े स्टोन्स थे, उसको इन लोगों ने घर पे सजा लिए। क्यों सजा लिए थे, एज मेमोरी, कि हम लोगों ने इतना तगड़ा हमला करके देश को कहीं ना कहीं राजा के रूल से हम लोगों ने कहीं ना कहीं बचाया। The days that followed saw more riots between Paris countryside and Fanaना and Dimaka। तो ये रहा बेस्टाइल, ये रहा पीपल, और ये क्या कर रहे हैं, बेस्टाइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की। तो राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दे रखा है। फर्स्ट स्टेट में कौन आ रहा है, क्लर्जी। सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट के अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, स्मॉल पीजेंट्स, रेंटर्स, लेबर, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे लोग किसमें आ रहे हैं, थर्ड स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 लेवल्स में क्यों डिवाइडेड है। बिकॉज फर्स्ट लेवल में कौन आ रहा है, बिग बिजनेसमैन आ रहा है। सेकंड में पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, और फिर उससे भी छोटे जो लैंडलेस लेबर है, स्मॉल पीजेंट्स एंड सर्वेंट्स, उसको अपन थर्ड लेवल पर रखा है। बट एक सब मिला के क्या कहलाते थे, थर्ड स्टेट कहलाते थे। सो इन 1774, अच्छा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, और अब अपन जा रहे हैं फ्लैशबैक, मतलब हिस्ट्री के अंदर भी अपन हिस्ट्री में जा रहे हैं। 1774 के अंदर लुइस 16 of Bourbon family ascended the throne of France. He was 20 years old and married the Austrian princess Maria Antoinette. Upon his accession, तो अपन ने देखा था कि जैसे ही लुइस 16 20 साल का हुआ, उसकी शादी करा दी और उसको गद्दी पे बैठा दिया। गद्दी पे बैठते उसने क्या बोला था, तिजोरी दिखाओ। तिजोरी खोलती अपन ने क्या देखा कि ट्रेजरी तो कैसे पड़ी है, खाली पड़ी है। तो उसके कई सारे रीजन थे। रीजन नंबर 1, उसका पहला रीजन था लॉन्ग वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोड। पॉइंट नंबर 3, फ्रांस
had helped the 13 American colony to gain their independence from common enemy। और इन वजह से इनके ऊपर जो टैक्स था या मतलब अपन बोले जो फाइनेंशियल बर्डन था वो एक लिवरे से कितना बढ़ गया था, अप टू 2 बिलियन लिवरे। मतलब उनका जो बर्डन था, टैक्स बर्डन था, वो और ज्यादा राइज हो गया था। तो अब पैसा चुकाना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा, 2 बिलियन लिवरे। अब उसके लिए तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हैं अपन, टैक्स को अपन बढ़ा देंगे। और तुमको पता है कि टैक्सेस किस पर लगता है, उसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस, कुछ करना है नहीं, वो ऐसे बोल नहीं सकते, वो पढ़ाने के लिए था, वो बोल नहीं सकते, मन में सोच लेना कि उसकी लैविश पार्टीज की वजह से खर्चा बहुत होता है। बट वो इतने भी अमीर बिजनेसमैन नहीं थे। अब अगर एक बात करता हूँ मैं जैसे पीछे का जो फर्स्ट पुलिया का मार्केट है, ठीक है, वहाँ क्लोजली सबको देखना, शॉप्स है लोगों की, मोस्टली सब बिजनेसमैन कहलाते हैं। अब बिजनेस किस चीज का, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई किराने की दुकान खोल के बैठा है, कोई विमेन गारमेंट्स बेच रहा है, कोई ये सारी चीजें बेच रहा है। तो है तो बिजनेसमैन, कहने के लिए तो बिजनेसमैन है, बट एक्चुअली इतना बड़ा धंधा तो है नहीं इनका। हालांकि जो कॉस्ट ऑफ मार्जिन है उसको धंधा अच्छे से कर लेते हैं, बट एक्चुअली तो रिच प्रॉस्परस सोसाइटी से है नहीं। तो अब फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। बट yet even this measure could not have sufficed. French society in 18th century was divided into 3 estates. Only the member of third estate had to pay the taxes. The society of estate was a part of feudal system. Feudal system का मतलब क्या बताया था, वो मतलब अगर वो चुका नहीं पाए तो क्या वो काम, नोबिलिटीज को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया था कि आपके सर्व्स काम करेंगे। ये सर्व्स क्या काम करेंगे, आपकी फील्ड पे प्रोडक्शन देंगे आपको, और बदले में आपको क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे। आप चाहो तो इनको पैसा दो या नहीं दो, या आप देना चाहो तो इनको काइंड्स दो, वो आपके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो हाउ द सिस्टम ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, पीजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ पॉपुलेशन। तुमको जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, रशियन रिवॉल्यूशन, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि रशिया के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो बेसिकली पीजेंट्स ने लड़ी थी, वर्कर्स ने नहीं लड़ी थी। जबकि अपन पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पे, बट एक्चुअली लड़ाई वहां पे पीजेंट्स की वजह से हुई थी। यहाँ पर भी जो तुम्हारी पीजेंट पॉपुलेशन वो कितनी है, 90% है। और ये पॉपुलेशन कहाँ आ रही है, थर्ड स्टेट के कौन से लेवल पर, थर्ड स्टेट के सेकंड लेवल पे ये पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। However, only small number of them owned a land. About 60% of land were owned by nobles, churches, and other rich members of the third estate. The member of first two estate, that is clergy nobility, enjoys certain privileges. और इसको अपन प्यार से क्या कहते हैं, कौन से privileges, birth privileges, जो पैदा होते ही तुम्हें मिल जाते हैं। क्या अभी भी birth privileges चलते हैं? नहीं चलते, बिल्कुल चलते हैं। अगर तुम अपने परिवार में पैदा हुए हो तो तुम्हारी फैमिली के अंदर जितने राइट्स हैं वो तुम्हें पैदा होते ही मिल जाते हैं। हाँ, तो बर्थ प्रिविलेजेस तो चलते ही हैं। दुनिया में ये वाले नहीं चलते, बट बर्थ प्रिविलेजेस अभी भी चलते हैं वर्ल्ड के अंदर। So the noble enjoy feudal system. These includes feudal dues which were extracted from peasants, and peasants were obliged to render the landlord to work in house and fields. अब इस पॉइंट के अगर अच्छा बुक नहीं लाएंगे, इसके माथे पर अपन लिखेंगे टैक्सेस। टैक्सेस कितने तरीके के हैं, फटाफट बताओ। तीन, फटाफट कौन कौन से? डायरेक्ट, चर्च, वेरी गुड, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, क्या बोलते थे इसको वहां पे, टेल, ये इनकम के ऊपर लगता है। चर्चेस जो एक्सट्रैक्ट करते थे टेल्स, और इनडायरेक्ट टैक्स डेली कंजम्पशन आइटम्स पे लाइक, बिल्कुल। यहाँ तक की बात क्लियर है। राइट हैंड साइड में तुम्हें ये दे रखा है, churches, a group of person invested with special power of church, clergy, this का मतलब taxes levied by church। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलना। और टेल taxes that is paid directly to the state। फिर अपन आगे चलते हैं। ये बंदा क्या लिख रहा है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सर ये पीजेंट है, उसका काम कर रहा है। हाथ में प्रोडक्शन दिख रहा है, इसके प्रोडक्शन दिख रहा है, और ये लैंडलॉर्ड है जो कि कौन से एस्टेट में आ रहा है, नोबिलिटी में आ रहा है, सेकंड एस्टेट के अंदर।
ये इसको बदले में प्रोडक्शन दे रहा है और ये इसको थोड़ा सा या तो अनाज दे देगा या इसको कुछ नहीं देगा। तो देखो राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग ग्रेन्स फ्रूट मनी सैलेड द फैट लैंडलॉर्ड। अब ये फालतू का सवाल करना मत, सिर्फ फैट तो है नहीं, सो नाम दिया ऐसे, रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद द लूट। स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये हमारा इकोनॉमिक कॉज है। इकोनॉमिक कॉज में क्या बताया था तुम्हें, सिंपल है, कंट्री कोई भी हो वहां पे प्रॉब्लम सिंपल थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन अपन कर नहीं सकते, पालमपुर में अपन ने पढ़ा था लैंड इज फिक्स्ड, तो अब अपन क्या करेंगे, वहां पे फिर एक सीवियर विंटर आ जाएगा, तुम्हारी सारी की सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और क्या होगा, पीपल हमला कर देंगे राजा के ऊपर। तो यहाँ पे क्या दिया, पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 23 मिलियन से लेके 20 मिलियन। बना सकते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देख, पहला पॉपुलेशन में डाल देना, पॉपुलेशन 3-4 बनेंगे मेरे ख्याल से इसके ऊपर। It lead to rapid increase in demand for food grain. The production could not keep pace with the demand. मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन कम है और तुम्हारी डिमांड ज्यादा है। So the price of bread, which was a staple diet of majority, rose rapidly. Most workers were employed as labor in workshop, whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with it. अब population हो रही है increase, food grain increase हो रही है क्या? Food grain तो उतनी है, wages increase हो रही है क्या? नहीं हो रही है, वेजेस तो उतनी की उतनी है, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन उतना ही है। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आज अगर एक वीट की कीमत, 1 किलो वीट की कीमत 50 रुपए, सपोज एग्जांपल लेते हैं, और कंट्री के अंदर तुम्हारे जो वेजेस है वो बढ़ नहीं रही है, सैलरी तुम्हारी बढ़ नहीं रही है, प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ नहीं रहा है, तो आज वो 50 रुपए किलो की चीज कितनी की हो जाएगी, 100 रुपए किलो की हो जाएगी, और तुम उसको खरीद नहीं पाओगे, तो तुम्हें ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, और ब्लैक में से वो इंसान खरीद पाएगा जो रिच है, अमीर है। मतलब नोबल एंड क्लर्जी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा प्रोडक्शन का भार किस पे आ जाएगा, थर्ड स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो उससे एक प्रॉब्लम अराइज होगी, दैट वुड बी नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब है एन एक्सट्रीम सिचुएशन, 3 मार्क का आ सकता है एग्जाम में, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। क्या कह रहा है, 5 का आ सकता है, 3 का तो आ ही सकता है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस को समझाओ। तो तुम कहां से स्टार्ट करोगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, बट जो तुम्हारा फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, और तुम्हारे वेजेस भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उससे एक प्रॉब्लम अराइज हुई जिसका नाम क्या था, सबसिस्टेंस क्राइसिस। इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सर नोबिलिटी में वही आता है जो टैक्स ऑफिसर, नहीं, नोबिलिटी के अंदर तेरे आ जाएंगे लैंडलॉर्ड्स, इसके बाद लैंड यूज एस्टेट्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आता है जो पीजेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो भी उसको भी नोबल्स के अंदर डाल रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। देन हाउ द सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, एक बैड हार्वेस्ट आई, उससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बैड हार्वेस्ट से, प्रोडक्शन लो, प्रोडक्शन होने से आप शान क्या होगा, ब्लैक में बिकेगा, सिर्फ ब्लैक में बिकेगा, प्राइस आएगा। अब पुअर बाय नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब पुअर बाय नहीं कर पाएगा, उससे 2 चीजें होंगी, एक तो राजा को बोलेंगे, राजा वो तो करेंगे, और राजा को बोलेंगे क्या कि भैया देखो पुअर बाय नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाएगी, मरना स्टार्ट हो जाएगा, या वो क्या करेगा, अटैक कर देगा। अब बात करते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इसके अंदर कौन बताए थे, इसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे शांत भाई, शांत बोला था स्टार्टिंग में, शांत। In the past, peasants workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means of program to fully carry out measures that would bring about a change. In 18th century, witnessed an emergence of social group, the termed as middle class, who earned their wealth through expanding overseas trade and from manufacture of goods such as woolen, silk, textile that were either exported or bought by the rich members of society. So, growing middle class के अंदर कौन आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं, एक तो फिलोसफर्स आ रहे हैं जो एजुकेटेड है, एंड कौन आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है। In addition to merchant, manufacture, third estates also includes a profession such as
lawyers, administrative officials, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Brother, are envisaging मतलब बढ़ती हुई a society based on freedom and equal law and opportunities put forward the philosophers such as, अब ये बहुत important है, तुम्हें नाम याद रखना है, MCQ 110% बनेंगे तुम्हारे. पहला क्या है? जॉन लॉक and Jean-Jacques Rousseau. In the two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarchy. तो यहाँ पे अपन नाम लिखना चालू करते हैं philosophers का, और किताबें तुम लिखवाओ. सबसे पहला philosopher कौन आया? जॉन लॉक. और इसने कौन सी किताब लिखी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. ट्रीटीज क्या होती है भाई दोस्तों? हेड डाउन नहीं, सीधे बैठो. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के दो तरफ, मतलब एक तरफ अच्छा एक तरफ गंदा. ट्रीटी, जब भी कोई राजा दूसरे राजा को जब हराता था तो ट्रीटी साइन कराता था. उस ट्रीटी के अंदर काफी सारी हार्श बातें लिखता था कि मैं तेरी इतनी टेरिटरी ले लूंगा, मैं तेरी करेंसी छीन लूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. सारी ट्रीटी में लिख के उसे साइन कराया जाता था. दैट वाज नोन एज अ ट्रीटी. यहाँ पे ट्रीटी कौन साइन कर रहा है? गवर्नमेंट साइन कर रही है. और किस बारे में कर रही है? अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की. मतलब जो गवर्नमेंट साइन कर रही है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसका मतलब कि राजा के पास क्या पावर होगी, क्या नहीं होगी, कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी. Rousseau carried forward the idea of proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. अर्थात कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पीपल बता रहे रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करना चाहिए. समझौता. अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हो सकता है, क्योंकि जो राजा है वो भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है. और अगर तुम उसको बता रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो क्या है? इट इज एज गुड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नेक्स्ट क्या है हमारा? द स्पिरिट ऑफ लॉ रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू. इसने क्या लिखी थी किताब? स्पिरिट ऑफ लॉ. और पहली बार ऐसा हुआ था वर्ल्ड के अंदर कि पावर्स वर डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो याद रख लेना, इसने बताई थी वो किताब कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी नाम का मॉडल इस्तेमाल करने लगे थे. एंड दिस मॉडल of the government was put into force in USA after the 13 colonies declared their independence from the common enemy Britain. The idea of philosophers were discussed intensively in saloon, coffee house, spread among through the books and newspaper. They were frequently read aloud in the groups, benefit to those who could not read and write. अब बताइए, इस पे तुम्हारा एक चैप्टर आएगा क्लास 10th के अंदर, प्रिंट कल्चर, हिस्ट्री के अंदर. उसमें तुम्हें बताएंगे कि पहले पता है दो टाइप की कल्चर के लोग थे. एक तो जो रीडिंग कर सकते थे और दूसरा जो रीडिंग नहीं कर सकते थे. अब जो रीडिंग नहीं कर सकता है उसको तुम लिटरेट कैसे बनाओगे? सुन सुन के सुनता. जैसे एक आदमी जो पढ़ा लिखा है वो ऐसे बैठ जाता था कुर्सी के ऊपर, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और जो पढ़ नहीं सकते थे, जो अनपढ़ लोग थे, जो इलिटरेट पीपल थे, वैसे बैठ के सुनते रहते थे, और जो लिटरेट पर्सन है वो बोलता रहता था. ऐसे हम एजुकेशन को ओरली ट्रांसफर करते थे. तो इसको हम, मैं कहूँगा तुम्हें, इसको ओरल कल्चर कहते थे, प्रिंट कल्चर. अर्लियर टाइम में इट वाज अ ओरल कल्चर. नेक्स्ट टॉपिक, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट. अब बात करते हैं कि लड़ाई हुई कैसे. तो डेट कौन सी है? 1780. अब आ गए अपन एक्शन वाले दिन पे. तो प्रद्युमन अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ईयर क्या था? 89. अब उसी ईयर का आ गया अपन, और उसकी कौन सी डेट पे बैठे हैं? 5 मई को. 5 मई को लुइस 16 ने एक असेंबली की मीटिंग बुलाई जिसका नाम रखा एस्टेट जनरल. एस्टेट जनरल बॉडी का नाम, मीटिंग का नाम था, असेंबली का नाम. अब वहां पे तुमको पता है 3 एस्टेट्स हैं, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. तीनों को बुलाया गया प्रेम से. और हमारा एजेंडा क्या है? हमको क्या करना है? टैक्सेस बढ़ाने हैं.
और तुमको पता है कि सारा का सारा टैक्सेस का भार किसके ऊपर है? थर्ड स्टेट के ऊपर है। तो अब थर्ड स्टेट के ऊपर सारा का सारा भार है। पहले स्टेट ने कितने जने भेजे? 300 ईच लिखा हुआ है देखो, इसने भी 300 भेजे, इसने भी 300 भेजे और इसने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट का आदमी और सेकंड स्टेट का आदमी आमने सामने बैठे हुए थे। अगर फोटो की तो दिखाते हैं, फोटो नहीं अच्छा इसका। नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो आमने सामने बिठा दिए दोनों स्टेट के लोगों को और बोला कि दोस्तों हमारा आज का एजेंडा क्या है? टू इंक्रीज द टैक्सेस इंक्रीज करना है। और सारा का सारा भार किस पे जाएगा? टैक्सेस का, थर्ड स्टेट पे। तो वन स्टेट वन वोट, वन स्टेट वन वोट। तो मैं चाहता हूं थर्ड स्टेट पे वोट टैक्स बढ़ा दिया जाए। क्या फर्स्ट स्टेट वाले मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सेकंड स्टेट वाले मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो थर्ड स्टेट का आज से क्या करेंगे? हम टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे। थर्ड स्टेट को आया गुस्सा, तो उन्होंने क्या किया? मुंह फुला के वहां से चले गए। सो द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड पीपल, peasants, artisans and women were denied the entry. फिर यहाँ पे दे रखा है the voting in estate in the past were conducted according to the each estate one. This time Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of third estate demanded that voting should be now based on assembly as a whole. And this was one of the democratic principles put forward by the philosopher Rousseau in the Social Contract. इसमें मैंने ऊपर चार्ट में 3 एरो बनाए थे। एक का क्या था? जॉन जॉक रोस्यू, मॉन्टेस्क्यू और रोज्यू। रोज्यू ने जो किताब लिखी इसका नाम क्या था? सोशल। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रोज्यू 3 राइटर्स थे। एक ने 2 ट्रीटीज लिखा, एक ने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा और एक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा। तो किंग इतना इजीली मान गया क्या? किंग ने क्या किया इसको? और पूरी की पूरी असेंबली मुंह फुला के चली गई प्रोटेस्ट के अंदर। जैसे तुम घर पे करते हो, सामान देने से घर वाले मना कर देते हैं, नहीं लाके देंगे, तुम क्या करते हो? मुंह फुला के रूम से चले जाते हो, दूसरे रूम में आके बैठ जाते हो। सेम इन्होंने ही किया था। वापस कब इकट्ठे हो गए? और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया और बोला हम तब तक यहाँ से निकलेंगे नहीं जब तक हम क्या नहीं कर देते। अब मेरा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज ड्राफ्टिंग ऑफ? वेरी गुड। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक पक्का डॉक्यूमेंट नहीं, एक कच्चा डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो। कच्चा डॉक्यूमेंट। सो दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एमएससीएस। अच्छा, ये दोनों आदमी कौन थे? बिल्कुल नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो भी गद्दारी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको लगता था कि बर्थ प्रिविलेजेस होने नहीं चाहिए। सिंपल। So while National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seated with turmoil. ये एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन बन सकता है। अब वही वाली बातें, सीवियर विंटर आ गई, बैड हार्वेस्ट हो गई, प्राइसेस रोज हो गई, बेकर्स ने अटैक कर दिया एंड होर्डेड सप्लाई। इसका मतलब क्या है? होर्डेड सप्लाई वो प्रोडक्शन करने बंद कर दिया और ब्लैक में बेच दिया। बिल्कुल रोक लिया। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होके आ रहा था, टोंगे वगैरह पे जा रहा था, उसको रोक लेते थे, होल्ड कर देते थे। आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन क्यू, औरतों ने क्या किया? हमला बोल दिया। एजिटेड स्टॉर्म द बेस्टाइल। और विमेन ने किस पे हमला कर दिया था? बेकरी शॉप्स के ऊपर हमला कर दिया। अब देखो हमने डेट कैसे स्टार्ट की? 5 में 1789 क्या हुआ था? 5 में 1789 मीटिंग बुलाई ऑफ द स्टेट जनरल। 20th में को क्या हुआ? नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया खुद को। और अब डेट कौन सी आ गई प्रद्युमन अपनी? 14 जुलाई 1789, जब हम लोगों ने फाइनली बेस्टाइल पर हमला कर दिया। सो इन द कंट्री साइड का मतलब एक कोने में गांव मतलब शहर का कोना, वहां पे लोगों ने क्या किया? मैनोरियल ड्यू पे आग लगा दी। तो ये मैनोरियल ड्यू क्या है? बिल्कुल, मैनोरियल ड्यू खाता है, जो लेना देना लिखा होता है जिसके ऊपर, उसके ऊपर अपन ने आग लगा दी। एंड were destroyed and caught in the frenzy. Fear peasants in the several districts seized the hose and pitchfork and attacked the chattox. Chattox का मतलब castle or stately residence belonging to king or noble.
They looted voted grains, burned down documents, contained records of beneficial due. Faced with the power, Louis XVI finally recognized the National Assembly and accepted the principle that his power would now be checked by Constitution. अब update कौन सी है? When finally क्या हुआ था? Louis XVI agreed for constitutional monarchy, and the Assembly passed a decree abolishing feudal system of obligation and टैक्सेस। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को बंद करा और चर्चेस के जो टैक्सेशंस थे और जो चर्चेस ने लैंड थी उसको कॉन्फिस्केट किया। कॉन्फिस्केट का मतलब कॉन्फिस्केट मतलब जो चर्चेस को फालतू लैंड बांट रखी थी उसको हत्या लिया, उसको कब्जे में ले लिया था और तित्स को बंद कर दिया। तित्स क्या था? चर्चेस जो टैक्स लेते थे वो बंद करा दिया था फाइनली। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स मोर देन 2 बिलियन लिवरे। अब एक बात बताओ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? कि हम टैक्सेस को इंक्रीज करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। 1 बिलियन लिवरे से 2 बिलियन लिवरे हो गया। बट हम लोग चाहते थे कि जितना भी पैसा मैं किससे एक्सट्रैक्ट करूं? थर्ड स्टेट से, और थर्ड स्टेट के ऊपर सारा का सारा टैक्स का भार लगा दूं। बट थर्ड स्टेट ने क्या किया? फर्स्ट सेकंड स्टेट पर हमला कर दिया, तित्स को एबॉलिश कर दिया और चर्चेस को जितने भी लैंड थे वो कॉन्फिस्केट कर दिए और उसको बेचने के बाद तुम्हारे 2 मिलियन वापस से आ गए। तो हमको टैक्स बढ़ाना भी नहीं पड़ा और जो लैंड फालतू में दे रखा था चर्चेस को उसको बेचने से ही मेरे 2 बिलियन लेबर का तो ये खाता क्लियर हो गया। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो थर्ड स्टेट थे उसमें भी बिजनेसमैन तो थे ही, उन्होंने बांट लिया बेच के कि तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू ये रख ले, पैसे दे दिए गवर्नमेंट को। ये लो लैंड हमने ले लिया और तुम्हें पैसे दे दिए। गवर्नमेंट लैंड बांटने तो नहीं चाहता है, अगर लैंड बांट देगा तो पैसा तो पहले भी था बिजनेसमैन के पास। थर्ड स्टेट के अंदर 3 लेवल्स थे। स्टार्टिंग के पहले वाले लेवल के पास तो पैसा है, फिलोसफर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनके पास तो पैसा है। दिक्कत तो थर्ड वो थे इसलिए क्योंकि वो बाय बर्थ उसके अंदर पैदा हुए हैं। उनके पास अभी तक कोई बड़ा लैंड नहीं है, ना वो चर्चेस के आदमी है, दैट्स व्हाई वो थर्ड स्टेट के अंदर पैदा हुए हैं। और अगर हम देखें तो सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी थी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर थी, बाकी की पूरी जनता तो थर्ड स्टेट की है ना। आज अगर अपन जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का राजा गज सिंह, तो ये तो नोबल पर्सन हो गया। अब बाकी के अपन सारे जने किस पर आ रहे हैं? थर्ड स्टेट आ गए। अब मैं कोई गरीब आदमी कहूंगी, लैंड वगैरह पैसा तो मेरे पास भी है और मैं भी तो तुम्हारे साथ थर्ड स्टेट में आ रहा हूँ, बाकी सारे इंसान भी तो थर्ड स्टेट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग बाय बर्थ इसके अंदर पैदा हुए। तो इन लोगों ने अपनी लैंड को डिवाइड कर दिया कि ये लैंड पूरा का, और इससे मेरे पास क्या आ गया? द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स मोर देन 2 बिलियन लिवरे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब यहां तक जहां तक पढ़ा है इसको एक बार रीड करो, तब तक मैं एक पढ़ा। चलो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अपने ड्राफ्टिंग करी थी विद नेशनल असेंबली। अब फाइनली ईयर कौन सा आ गया? 91। जब हम लोगों ने क्या किया? ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली कंप्लीट करा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्की, अर्थात हमको क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना है। These power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये कौन है? इसमें कौन बैठा है? ये कौन है? यहाँ पे कौन बैठा है? बड़ी किसके कंट्रोल में है? नेशनल असेंबली के। फिर हमने देखा कि अब सिटीजन्स वर डिवाइडेड एज एक्टिव एंड एक्टिव। बता दो दोस्तों, अगर तुम्हारी साल कितने साल के हो? 25 साल। सबसे पहले बात क्या करना? ओनली 25 साल से ऊपर मेंस। अब वो 25 इयर्स एंड साथ में कितने दिन का? 3 दिन का तुम टैक्स पे कर रहे हो, इक्वल टू तुम्हारा जो टैक्स अमाउंट है इट इज इक्वल टू 3 डेज ऑफ लेबर वेज। तो इसको तुम क्या कहोगे? एक्टिव सिटीजन। तो शयान 25 साल का हो गया तो क्या इसको एक्टिव सिटीजन बना लेंगे? नहीं। इसके लिए सेकंड कंडीशंस का फुलफिल होना भी जरूरी है कि तुम्हें जो टैक्स देना है कितने दिन का? 3 दिन का देना जरूरी, वरना तुम्हें एक्टिव सिटीजन
नहीं बनाएंगे। रेस्ट ऑल द मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर क्लासिफाइड एज। और इस सिटीजन का मतलब क्या है कि तुम्हें क्या मिलेगा? सिटीजनशिप मिलेगी, राइट टू वोट मिलेगा। सो 1971 के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि इफ यू आर अ मैन above 25 and you pay a tax equal to 3 labor wage, then you are given a status of active citizen. Rest all the man and women were classified as passive citizen. The constitution began with a declaration of right of man. एक औरत थी जिसका नाम था ओलंपी डी गोजेस। उसने बोला था कि why declaration of right of man, why not right of women? फिर क्या किया था? उसको मार दिया था। ऐसी बकवास बातें करेगी तो उसको मार दिया जाएगा। उस समय अभी नहीं, तो उसको मार दिया गया था। तो राइट ऑफ मैन का मतलब कि एक आदमी के लिए क्या राइट्स है, तो सिर्फ आदमी ही क्यों, बिकॉज जितने भी राइट्स थे दे वर गिवन टू द प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दीस वर ऑल नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। सिंबल्स के बारे में बात करें, ब्रोकन चेन, बेड़ियां तोड़वा दी, इसका क्या मतलब है? फ्रीडम, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ये बंडल, रॉड ऑफ बंडल का मतलब है एकता में ताकत होती है, मतलब स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक आग दिखाता है साला, क्या दिखाता है? आग दिखाता है साला, वो भी किसके अंदर? एक ट्रायंगल के अंदर। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? कि जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस के जो क्लाउड है वो कौन हटा सकता है? ओनली नॉलेज हटा सकती है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करोगे उतना जो इग्नोरेंस है, जो भी इल चीजें हो रही है सोसाइटी के अंदर, वो उसमें से रिमूव हो जाएगी। स्कैप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। एक सांप जो अपनी टेल को काट रहा है, इट शोज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एटर्निटी, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। फ्यूजन क्या बताती है? जैकोबिन क्लब में देखेंगे, देखी नहीं है। स्लेवरी। ये औरत कौन से कपड़े पहनी हुई है? ब्लू, रेड और व्हाइट, इट शोज द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये परी जो हिमांशु के सपनों में आती है, ये कौन है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ, इट शोज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। अब इंग्लिश वाले बाबुओं को पता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब? बिल्कुल, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करते कि एज इफ इट वाज अ लिविंग थिंग। लॉ ऑफ टैबलेट, मरने के बाद सबको इधर ही जाना है, चाहे रिच है, गरीब है, पुअर है, मोटे पतले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल आर सेम एंड बिफोर लॉ। अरे क्या बातें कर रहा है राजवीर, अपनी सपनों की मल्लिका बता रहा है क्या? है कि कैसी पसंद है? ये कह रहा है मेरे को ये पसंद नहीं है, दूसरी पसंद है। ये कंपैरिजन कर रहा है दोनों का। लड़कों का तो वो भी सीन बहुत तगड़ा है, ये तेरी वाली है मेरी वाली, बांट लेते हैं। अरे बाप रे। फ्रांस फ्रांस abolishes monarchy and become a republic। अब ध्यान से सुनना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ईयर कौन सा चल रहा है? 1792। इसमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट्स बताएं तुम्हें। The situation of France continued to be tense during the following year. Although Louis XVI had signed a constitution, he entered into secret negotiation with King of Prussia। तो King of Prussia के साथ मिलके Louis XVI चुपचाप मिल गया। इसे साइन तो कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, बट किंग ऑफ प्रूशिया के साथ मिल गया और बोला कि अपन को फ्रांस को वापस से मोनार्की बनाना पड़ेगा। अब बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। अच्छा, ऑस्ट्रिया के अंदर कौन थे? नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम पढ़ रहा है। ऑस्ट्रिया में कौन था भाई? बिल्कुल, तो लुईस 16 का ससुराल था दोस्तों ऑस्ट्रिया। तो ससुरे का भी तो मदद लेंगे लड़ाई के अंदर। चलो भाई, the thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of people against king and atrocities. Sorry, aristocracy. Aristocracy मतलब rich section of society, rich and powerful section. अब कुछ patriotic song थे, मर्सेलिस,
जिसको बाद में हम लोगों ने क्या किया था, नेशनल एंथम बना दिया। So the revolution was brought losses and economic difficulties. While the men were fighting at front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after their family. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने किसको राइट टू वोट दिया था? ओनली मैन एंड प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। Political clubs become an important rallying point, and the people who wish to discuss the government policy and plan their form of action, and most famous was कौन कौन से लोग जैकोबिन क्लब के अंदर इंक्लूडेड थे? अरे शू मेकर, पेस्ट्री कोक, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट, डेली वेजेस, मतलब जो ज्यादा रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं थे गाइस, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं थे वो कहां पे इंक्लूडेड थे? जैकोबिन क्लब के अंदर। अब तुम बोल सकते हो क्या पहनते थे? long straight trousers which were against that those worn by the king। उस समय किंग क्या पहनता था? कच्छा। कच्छा। उस कच्छे को इंग्लिश में क्या बोलते हो? नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस। ऐसे बना डायग्राम में तो बनाया था इसका मैंने। ये राजा की टांगे हैं, फुले होते थे ऐसे नीचे से इसको फुला देते थे ना पैंट को, नीचे से पूरी टांगों को ऐसे पकड़ के ऊपर खींचते थे, एकदम बलून जैसा स्ट्रक्चर बन गया। That was knee breeches। और ये नी ब्रिचेस की जगह जो ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे वो किसकी कॉपी मारी थी? कॉपी किसकी मारी थी? डॉक वर्कर की। सैन एंड्रियास का एग्जांपल भी दिया था तुम्हें, डॉक वर्कर्स पहनते थे वो शिप के जो काम करते हैं वो ना। So proclaiming the end of हाँ अब आने वाला इसका लीडर में बस अपना ही मलिका। These Jacobins came to be known as Sans-Culottes। Sans-Culottes का मतलब those without knee breeches। In summer 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered with the short supply। अब वही सारी बातें अगेन वापस से हाँ पहनते ना। अब वही वाली बातें वापस से, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तुम्हारा फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, एंड वही सारी लड़ाइयाँ वापस से होने लगी। अब हम लोगों ने हमारी जो असेंबली बनाई उसका नाम क्या रखा? कन्वेंशन। ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है कि व्हाट वाज कन्वेंशन। तो कन्वेंशन के लिए हम लोगों ने एक मस्त बात बोली थी कि अगर तुम 21 साल से ऊपर और अगर तुमको शक नहीं है कि तुम मर्द नहीं हो, if you are a man and you don't have any confusion that you are a man, अगर तुम आदमी हो तो पूरा भरोसा तुम आदमी हो और तुमने 21 बर्थडे अपने अटेंड कर ली है तो तुम्हें क्या दे देंगे? राइट टू वोट दे देंगे। जरा सी भी शंका है, जैसे पिंक कलर बहुत पसंद आता है या बनियान का कलर पिंक है, ठीक है, तो तुम राइट टू वोट तुम्हें दिया नहीं जाएगा। ऐसे बातें नहीं लिखी थी एग्जाम में, टिक कराना अपनी बात है। हाँ नहीं, अब नहीं चलता ये, टेंशन मत ले, पहन सकता है पिंक में जाओ, वो आएगा विमेन एंड रिवॉल्यूशन। अब गाइस यहाँ तक शाम तक एक बार यहाँ पे कंसंट्रेट करें। फिर कन्वेंशन कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1792। तो 1791 के अंदर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, 1791 के अंदर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया कंप्लीट हुआ, 1792 के अंदर एक कन्वेंशन हेल्ड किया। 1792 सॉरी 1791 बोल दिया था। फिर 1792 के अंदर तुम्हारा कन्वेंशन हेल्ड किया। फाइनली लुई 16 को डेथ सेंटेंस दिया गया ऑन द एक्ट ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब देशद्रोही, देश से बिट्रेयल फॉर द कंट्री, इसको हम देशद्रोही बोलते हैं। On 21st January 1973 he was executed publicly at the Place de la Concorde। अब बात करते हैं रेन ऑफ टेरर। सो द ईयर ऑफ 1793 से 1794 का पीरियड क्या कहते थे? रेन ऑफ टेरर, क्योंकि इस समय पावर में कौन आया था? मैक्सवेल रॉबिस्पियर। कोई भी इंसान जिसको एनिमी देखता था उसको एक प्यारी सी डिवाइस पे लिटा देता था, दिस वाज गिलेटिन। इट वाज सो डॉक्टर गिलेटिन। This guillotine is a device consist of two poles and a blade in which person is beheaded। beheaded का मतलब गला काट देना। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी चीजें करी थी, उसका वर्णन यहाँ पे दे रखा है तुम्हें तारीख में। बिल्कुल, एक मैक्सिमम सीलिंग बना दी थी कि ये प्राइसेस तो तुम्हें प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। आज तुम्हें पता है कि जो पीजेंट्स वगैरह है,
तुमको पता है कि जो पीजेंट्स वगैरह है वो अपना जो माल है गवर्नमेंट को बेचते हैं, बट कई बार गवर्नमेंट इनको एक्सप्लॉइट कर देती है। जैसे एक माल होता तो 100 रुपए का है, उसको अपन 80 रुपए किलो लगा देते हैं। तो हमने एक मैक्सिमम सीलिंग बना दी है, ऊपर सीलिंग दिख रही है, मतलब एक टॉप प्राइस है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। तो पहली चीज क्या की, द लॉ इशूड द प्लेसिंग द मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड प्राइस ब्रेड वर राशनड। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it to the fixed prices by the ब्राउन ब्रेड लाते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट ब्रेड, क्योंकि व्हाइट ब्रेड शोज अ व्हाइट ब्रेड हटा दी उसने, यहाँ पे रखा होगा ये रहा होल व्हीट सर वो मोडिशियर और ये रहा। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट flour was forbidden as all citizens were required to eat the plain loaf made up of whole wheat. सर और मैडम बिल्कुल, मोनेसर एंड मैडम। हाँ जी, होल व्हीट का मतलब है यहाँ पे वो गेहूं से बनने वाली, तुमने देखा होगा ना ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट उसको दे रहे थे। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen and citoyennes, मतलब citizens. Churches were shut down, their buildings were converted into offices. फाइनली रॉबेस्पियर की जो रेन ऑफ टेरर था वो इतना ज्यादा हार्श था कि फाइनली रॉबेस्पियर को भी हमने क्या किया, गिलेटिन किया था इन द ईयर जुलाई 1794। नेक्स्ट हेडिंग, द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन गवर्नमेंट हट गई, अब पावर में कौन आएगा, अब पावर में आएंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कौन थे, डायरेक्टरी इज एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तुम्हें याद रखना डायरेक्टरी इज एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, 5 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव से। That was meant to safeguard against the concentration of power in one person. Executive was under Jacobin. However, directors often, अरे सॉरी एक सेकंड, ये जो डायरेक्टर्स है ना 5, इसको अपॉइंट कौन करता है, अपन ने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का उसको इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम जज सी करना कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, वो किसको अपॉइंट करते थे, एग्जीक्यूटिव्स को, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे। तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव, 5 एग्जीक्यूटिव। बट हालांकि ये जो डायरेक्टर्स थे इनकी एक दूसरे में क्या रहती रहती थी, लड़ाई चलती रहती थी। तो दैट्स व्हाई तुम्हारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और पावर में कौन आ गया, ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। अच्छा, वर्ड अगर डिक्टेटर का आगे मिलिट्री ना भी यूज किया करे तो तुमको पता है कि डिक्टेटर वही बन सकता है जिसके पास में मिलिट्री की पावर है। बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ क्लासिक, नॉर्थ कोरिया जिम किम जोंग उन, उसका भी आर्मी का पावर है। So all these form of change in form of government, ideals, freedom, equality before law and fraternity remain inspiring ideal and motivated political movement। अब बात करते हैं औरतों के रिवॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था औरतों के बारे में, कि औरतें मोस्टली क्या काम करती थी उस समय, सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस, मतलब प्रेस करने वाली, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, मार्केट एटसेट्रा। बट मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू एक्सेस ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल एंड वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब एक अच्छी स्कूल, चर्च के बनाए हुए स्कूल, जैसे सेंट पॉल्स, सेंट पैट्रिक्स, आगे सेंट लग रहा है ना, ये सेंट बता रहा है तुम्हारा कि किसी जो फादर इनके बोलते हैं ना फादर, उन्होंने वो स्कूल या उन्होंने वो चर्च को स्टार्ट करा। वर्किंग ऑफ women also to care for their families as it cook, fetch water, queue up for bread, look after the children, etc. In order to discuss the voice of the interest, women started their own political club and newspaper. About 60 women clubs came into different French society. A society of revolutionary, ये याद रखना, society of revolutionary and republican women was the most famous of them. Women were disappointed by the Constitution of 1791। क्या हुआ था Constitution of 1791 के अंदर? और कैसे सिटीजन कौन एज बता दो,
25 वाला याद रखना। 1791 वाले के अंदर 21 प्लस सॉरी 25 प्लस टैक्स वाला था, बिल्कुल याद रखना। इसको प्यार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 की बोलते हैं। They demanded the right to vote to be elected to the assembly and hold political office. Only then they felt would be interested to be representative. अब औरतों को बहुत गुस्सा आया। जब भी कभी लड़ाई की बात आती है मोहल्ले में देख लेना, सबसे पहले जो औरतें पड़ोस वाली आंटियां कितनी एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, मतलब अपने करने का बेस्ट प्रदर्शन देती है। बट जब राइट्स देने की बारी आती है तो विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता। तो विमेन बोला यार जितने भी बार लड़ाइयाँ हुई है सबसे ज्यादा लड़ाई हमने ही करी है, और जब राइट टू वोट देने की असली में बात आई जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उनको सीधा तुमने कहाँ क्लासिफाई कर दिया, पैसिव सिटीजन के अंदर। सो इन द अर्ली ईयर द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस द लॉ। अभी एग्जाम में आता है कि हाउ लाइफ ऑफ विमेन वर चेंज्ड। तो सर ओलंपिक रूल्स में क्या है? उसने बस एक छोटी सी प्रस्ताव रखा था कि काहे राइट टू मैन बोलते हो तुम, राइट टू विमेन क्यों नहीं बोलते हो। तो उसको लेके चले गए थे, क्या हो तो मैं अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। हाँ डिवोर्स वाला था ना, कि डिवोर्स को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि दोनों दे सकते हो। सो टुगेदर अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग, इनको कंपलसरी कर दिया फॉर ऑल गर्ल्स। फादर अपनी गर्ल्स को फोर्स नहीं कर सकते टू मैरिज, उनकी जब शादी करने का मन करेगा तब करेंगे। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसके अंदर आप फ्रीली एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। 5 कैसे लिखेगा, सबसे पहले तो विमेन के बारे में बता देना कि विमेन क्या क्या बिजनेस करती थी, नॉन ड्रेस वाला और फ्लावर शूट करती थी, वेजिटेबल फ्रूट एंड एटसेट्रा। फिर बताना कि विमेन की लाइफ क्यों मिजरेबल थी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन 1971 ने उनको पैसिव सिटीजन क्लासिफाई कर दिया था। फिर बोलना जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कई सारे चेंजेस लेकर आए थे। उसका 2 पॉइंट पढ़ गए। पहला पॉइंट क्या बताएगा कि स्कूलिंग कंपलसरी कर, उस पर लिख के आएगा। फिर क्या बताएगा, मैरिजेस उनके फादर उनको फोर्स नहीं कर सकते मैरिज कराने के लिए। फिर मैरिज से लिखता हुआ, मैरिज से ही बनता हुआ नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि मैरिज वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स नहीं, मैरिज वाज अ कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच वन कुड एंटर और एग्जिट फ्रीली। फिर डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। एंड वुमेन तो ये 5 पॉइंट तो लिख रहा था, तो देखो लिख सकता है, they could not run for the women and could become artists and run a small business. ये लिख सकते हैं 5 points. Women's struggle for equal political right however continued during the reign of terror. The new government issued law ordering closure of women clubs and banning their political activity. तो जब रॉबेस्पियर आया पावर में, कब आया था, 1793 का था। तो उसने सबसे पहला काम करा, बोला ये पॉलिटिकल क्लब जो तुम बना के बैठे हो ना 60 पॉलिटिकल क्लब, इसको बंद करो सबसे पहले। यहाँ तुम करते कुछ नहीं हो, यहाँ बैठ के बस चाय पार्टियां चल रही है, बंद करो। ऐसा मैंने नहीं बोला, वैसा उस समय रॉबेस्पियर ने बोला था, किटी पार्टीज बंद करो तुम, ये जो पॉलिटिकल नाम पे जो तुम मस्तियां कर रहे हो ना, बना के साथ बैठ के खाएंगे, बातें करेंगे, बिचिंग करेंगे, इसको बंद करो। डायरेक्टरी तो पहले आ गया था, डायरेक्टरी जब काम ढंग से कर नहीं रहा था तो टेक ओवर संभाला किसने था, नेपोलियन ने संभाला था, बिकॉज डायरेक्टरी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो अब किसी ना किसी को तो पावर लेनी पड़ेगी, तो नेपोलियन पावर में आ गया। So women movement for the voting rights and equal wages continued next 200 years in many countries of the world. They fight for vote and carried out for the international suffrage movement. The example of political activities of French women during revolutionary years was kept alive as inspiring memory. It was finally 1946 जब हमने women को right to vote दिया। कब से लड़ाई कर रही है women? 1791 नहीं 1794 1794 मान लो, 1794 से लेके 1794 से लेके 1946 तक का पीरियड इन लोगों ने लगातार 2 सेंचुरीज लड़ाई करी, देखा जाए 200 इयर्स। अब देखो ओलंपिक कॉलेज के बारे में दे रखा है, इसने एक छोटी सी बात करी थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन और सिटीजन की जगह क्या होना चाहिए, विमेन एंड सिटीजन, उसको उठा के ले गए। शक्ल से थोड़ी समकी सी लग रही है मेरे को। सर 200 इयर्स थोड़ी होगा, 2 इयर्स होगा ना। लो जब तक मेरा मुंह खुला था तो ऊपर ले लेता हूँ। अच्छा सर सर 150 साल क्या नीचे क्या नीचे सर मैंने 1717
1794 से 1946 150 साल से ऊपर 152 2 साल हो गए ना। डाउन टू सर इसको मारने से पहले सर उसकी फोटो ली थी, इसके बाद मारा। तो मुझे लग रहा है इसकी नेचुरल फोटो थी। हाँ सर, अगर अच्छी फोटो खींचते तो ये मेकअप करके आते फिर संजीवनी सर। अच्छा, इसमें भी ट्रेजन का चार्ज लगा देता है। कैमरा क्वालिटी कितनी खतरनाक है। ये तो पेंटिंग क्वालिटी है, सोच। कैमरा क्वालिटी भी नहीं, ये तो पेंटिंग क्वालिटी है। तो कैमरा नहीं बनना था। तभी तो पेंटिंग क्वालिटी है। उस समय जो पेंटर्स थे वो भी 3GP में पेंट करते थे। हाँ, पेंटर है बनाया। तो और बचा है। लास्ट टॉपिक है गाइस, फटाफट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पहले एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था बिटवीन ये वाला सर, वो आई वाला अमेरिका, यूरोप, सच में वो ये ना वो स्लेव्स को इधर-उधर बेचते थे और जबरदस्ती उनको बॉन्डेड लेबर एक जगह से शिप पे चढ़ाते थे और दूसरी के शिप पे उतारते थे। उसका रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ सर लोगों के पास काम करने के लिए लेबर ऑन प्लांटेशन। याद रखना, क्रॉप्स भी कौन सी थी? प्लांटेशन क्रॉप्स थी, नेमली इंडिगो, कॉफी, रबर, टी। ये प्लांटेशन कॉमर्शियल क्रॉप्स थी। ये उगवाते थे ताकि इसको अपन दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करें तो पैसा भी मिले। आज फूड क्रॉप्स हो तो सभी उगा रहे हैं, अपना तो खुद उगा के खा ही रहे हैं, बट अपन ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे जो दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करके इससे पैसा निकाल सके। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand of European market for sugar, coffee and indigo. अब important paragraph पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. National Assembly had a long debate about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those of colonies, but did not pass any law. It was finally in the convention in 1794 legislated to free all the slaves in the फ्रेंच ओवरसी पोसेशन। तो 1794 के अंदर एक लॉ पास करा गया जिसने बोला कि जितनी भी कंट्रीज के अंदर, हमारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री करा दिया जाए। बट तुम्हें पता है कि कन्वेंशन के बाद कौन आया था? डायरेक्टरी आई थी, पर डायरेक्टरी ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो पावर में कौन आया? नेपोलियन। और नेपोलियन की एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत साउंड आदमी था, बट कोई भी चीज अगर तुमको इंप्लीमेंट करनी है देन यू नीड मनी। और मनी देगा कौन? ये गरीब आदमी देगा? सर्वेंट देगा तुम्हें? लेबर देगा? कौन देगा? बिजनेसमैन देगा। और उस समय हर बिजनेसमैन को स्लेव चाहिए होते थे, तो अगर मैंने बिजनेसमैन को नाराज कर दिया तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरे को अबॉलिशन ऑफ स्लेव को वापस से हटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या किया है? नेपोलियन री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी, वापस से स्लेवरी लेकर आ गया था। And plantation owner understood that freedom has included the right to enslave the African Negroes in pursuit to the economic interest. Negroes का meaning दे रखा है indigenous people, वहाँ के रहने वाले of African and south of Sahara. Negroes पता है पहले उन लोगों को बोलते थे जो लंबी हाइट के 6 फुट के काले हबशी होते थे, हम Negroes। बिल्कुल, इन पे तो कई सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं, वो यहाँ नहीं बता सकते, से कैमरा बंद होगा तो बताएंगे। So slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. तब ध्यान से सुनो, 1794 के अंदर अबॉलिश करा था, वापस से रीइंट्रोड्यूस हो गया, फिर फाइनली 1848 के अंदर फाइनली फ्रेंच कॉलोनी से वापस से स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ को पढ़ाने का कोई दरकार नहीं है, इसमें सिंपल सी एक बात दे रखी है, दैट इज सर वो पहले का ऑफिस सर इसमें क्वेश्चन तो नहीं है कि देख बता रहा हूँ कौन सा आता है। जो अफ्रीकन एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखा। सिटीजनशिप जो अफ्रीकन यहाँ सर गवर्नमेंट के बारे में सेंसरशिप का मतलब होता है, तुमने अगर जो मूवीज आप देखते हो, सीधे बैठ जाओ, मेरे को शक्ल दिख लीजिए तुम्हारी, हाँ गुड। सेंसरशिप का मतलब है जो तुम मूवीज देखते हो उसमें से अच्छे से सीन्स कट कर देते हैं ना, सेंसर हो जाते हैं। मतलब जो एथिकल चीजें नहीं है, जो तुम्हारी एज के हिसाब से देखने लायक नहीं है, वहां से मैं तो पहले ही देख लेता हूँ नेट पे जाके, उसको हम पहले ही काट देते हैं, तो सेंसरशिप। अब उस समय तो ऐसे सीन्स होते नहीं थे, उस समय क्या होता था, राजा को गाली देती, एक प्ले बनाया, एक फुद्दू सा एक आदमी लेकर आया, मोटा सा छोटा सा, उसको बोला कि ये लुई 16 है, फिर उसको दो चाटे मार के दिखा देंगे, देखो लुई 16 जूता खा रहा है। तो इन चीजों को जो प्ले के अंदर जो राजा महाराजा की मस्ती करते थे, इसको इन लोगों ने स्टॉप कर दिया। इसको हम सेंसरशिप बोलते हैं कि अगर आपको राजा के लिए कुछ भी बोलना है, कुछ भी छापना है, तो
तो आप छाप नहीं सकते हो। आज किसी की भी हंसी उड़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम क्या है? मीडिया, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मीम्स बना देना। उस समय मीम्स नहीं होते थे, उस समय लोग क्या बनाते थे? कैरिकेचर्स मतलब कार्टून्स बनाते थे। राजा बना दिया छोटे से मुंह का, मोटा पेट बना दिया, फिर 4 बच्चे बैठ के हंस रहे हैं, देख लुई 16 है, टाइम पास हो गया। तो ये बंद किया सबने, किंग को गुस्सा आ गया, ये बंद करो साला सबसे पहले, मेरी हंसी उड़ाते हैं लोग बैठ के। तो सेंसरशिप लगा दी थी लोगों ने। बट अब वापस सेंसरशिप हटा दी जब तुम्हारी नेशनल असेंबली पावर में आई थी, एंड विद राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड नेचुरल राइट्स। तो न्यूज़पेपर छपने लगे, पैम्पलेट्स आ गई, किताबें आ गई, और प्रिंट कल्चर काफी ज्यादा फ्रांस में फैल गया। और तुम्हें जान के खुशी मिलेगी कि इंडिया का जो रिवॉल्यूशन था, इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो तुम्हें नीचे कुछ नाम दे रखे हैं फिलोसोफर्स के। हाँ, राजा राममोहन राय और एक नाम और टिपू सुल्तान। इन लोगों ने जो भी रिवॉल्यूशन किया, इट वाज बेस्ड, ये लास्ट में ये रहा, Raja Ram Mohan Roy and Tipu Sultan are the examples who responded to the ideas of coming revolutionary France. इसके ऊपर देखो क्या दे रखा है, नेपोलियन के बारे में। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as the Emperor of France. He set out to conquer the neighboring European countries, disposing dynasty। ये मेरा सबसे वो था ना, हिस्ट्री का सबसे फेवरेट आदमी था मेरा, नेपोलियन बोनापार्टे। अरे गजब, बहुत गजब आदमी था। मतलब 4 कंट्रीज, वो भी उस समय की सेंट्रल पावर, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, ये लोग ने मिलकर इसको हराया था। सोचो कितना डायनामिक आदमी था, 4 कंट्रीज को मिलकर हराना पड़ रहा है एक आदमी को, और अकेला। कितने सारे लोग अगेंस्ट में आए थे। हिटलर ऐसे बहुत गंदा आदमी था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हिटलर की भी बहुत अच्छी थी। एज ए हिस्ट्री टीचर मैं उसको बहुत लाइक करता था हिटलर कि यार उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इतनी साउंड थी ना, कि मतलब जर्मनी के अंदर लिटरली जो डेवलपमेंट आया था ना, वो बिकॉज ऑफ हिटलर था। So he introduced many laws such as protection of private property, uniform system, measure provided in decimal system, और ये सब तुम कब पढ़ोगे? जब मैं सिविल कोड 1804 पढ़ोगे तब आएगा यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर। So initially many saw Napoleon as a liberator who was bringing a freedom for the people, but soon Napoleonic army came to be viewed everywhere as an invading force। तो पहले लोगों को लगा कि यार बंदा तो लिबरेटर है, हमको आजादी एक ही बंदा दिला सकता है, दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे। बाद में इनको पता चला कि इस बंदे के तो कुछ अलग ही गेम चल रहा है। ये चाहता है कि पूरे के पूरे यूरोप का राजा बनना चाहता है, कि मैं पूरे यूरोप को अकेले कंट्रोल करूं, ये इसका ऑब्जेक्टिव था बंदे का। तो पहले तो लोगों ने बहुत वेलकम किया, रहे नेपोलियन की आर्मी आ रही है, ये हमको वो दिलाएंगे। बाद में दे वर कैटेगराइज्ड एज एन इन्वेडिंग फोर्स। इसका क्या मतलब है? इन्वेडिंग मतलब घुसपैठिए। इन्वेडिंग फोर्स का मतलब घुसपैठिए। जैसे ब्रिटिशर्स है, घुसपैठिए मतलब जो बिना पूछे कहीं अटैक कर देते हैं, बिना बुलाए आ जाता है, इन्वेडिंग फोर्स। ब्रिटिशर्स वर आल्सो इन्वेडिंग फोर्स इंडिया के अंदर। फाइनली ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। Many of his measures that carried revolutionary idea of liberty and modern law of other Europe has an impact on people after long Napoleon had left। आने वाले 100 साल तक तुम्हें पता है जो जर्मनी उस समय पता है बना ही नहीं था। जर्मनी जैसे तुम अभी बात कर रहे हो ना, हिटलर वाला जर्मनी, वो जब ये हारा था ना 1815 तक, तब तक वो बना ही नहीं था। बट ये जब मरा था ना, उससे पहले इसने एक कॉन्फेडरेशन बनाया था जर्मनी का, 39 स्टेट्स का। उसको तुमको पता है 100 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसको छेड़ने की, वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। वो क्या बना था, कैसे बना था, वो सिर्फ नेपोलियन जानता है। उसने क्या किया था, 39 स्टेट्स को मिला दिया, और जर्मनी नाम नहीं था जर्मनी उसका, उस टेरिटरी को उसने 39 कॉन्फेडरेशन को एक कर दिया कि 39 कॉन्फेडरेशन साथ ही रहेंगे, जितना भी बिजनेस होगा ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 39 टेरिटरीज में साथ होगा। तो लोगों को समझ ही नहीं आता था यार, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के बंदा चला गया। और 100 साल तक मतलब ट्रीटी ऑफ वेना भी साइन हो गया था ना, उसके अंदर भी इन लोगों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को नहीं बांटा। हिटलर तो बहुत लेट आया था, उसके फरिश्ते भी नहीं फूटे थे। जर्मनी बन गई थी 1871 के अंदर, हिटलर तो 90s के अंदर आया था, तो तब तक जर्मनी बन चुका था। क्या कह रहा है? 1804 में से खुद को क्राउन कर दिया था, और जो लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी वो 1794 से हो गई थी, डायरेक्टरी वगैरह की, और 1804 में से फाइनली खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस बता दिया था। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म। मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया, होप सो समझ आया हो।
स्पीड अपने तेज ही रखी थी इसने।